Hello friends, today is talk about complete information of diabetes mellitus। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, कॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस और इसका कॉज कॉज के बाद सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस और इंसुलिन थेरेपी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशन, डाइट कैसे करनी है, एक्सरसाइज, सभी पॉइंट ऑफ व्यू पे अपन चर्चा करेंगे। मैंने एक डायबिटीज मेलाइटस पर शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाया है, तो आप देखें। पहले तो डेफिनेशन में परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू डिक्रीज इंसुलिन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसके टाइप पे बात करते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और एक और रहती है जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 है जो इसको अपन एनडीडीएम डीडीएम कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और जो टाइप 2 है उसे बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, एनडीडीएम। जो टाइप 1 है जो जो प्योरली इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इसमें कॉज क्या होता है इसकी, कि बीटा सेल है अपनी पेंक्रियाज में, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं ऑटोइम्यून कॉज हो या किसी ट्रॉमा की वजह से। इसलिए हमारे पेंक्रियाज से, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज से इंसुलिन नहीं निकलता है, तो ये प्योरली इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, इन 90% केसेस में देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। और इसका कारण है कि लाइफ स्टाइल चेंज, ओबेसिटी, स्ट्रेस एक कॉज है इसके। जो जेस्टेशनल डायबिटीज है वो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। यदि किसी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो रही है तो उसको रिस्क रहेगा कि आगे चल के भी डायबिटीज हो सकती है। अब इसकी बात करते हैं अपन सिम्टम की। इसमें सिम्टम क्या हो देखने को मिलती, फ्रिक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, बार बार पेशाब लगेगी, इनकी थर्स्ट, इनकी एपिटाइट, भूख ज़्यादा लगेगी और प्यास भी ज़्यादा लगेगी, और नमनेस इन फुट एंड हीट, सूनपन से झुंझुनाहट सी रहेगी इसके शरीर पर। और अब इसकी बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट पे कई सारी मेडिसिन हैं। ऐसी पहली है बाइगोनाइड ग्रुप की मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन। ये कैसे वर्क करती है दोस्त, कि जो हमारे लीवर से इंसुलिन का प्रोडक्शन को रोकती है, इंसुलिन सिंथेसिस को, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को नहीं करने देती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इस प्रकार से ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करती है। दूसरा ग्रुप है भाइयों बाइगोनाइड, सॉरी सल्फोनाइल यूरियाज। इसमें 4 मेडिसिन है, ग्लिमिप्राइड, ग्लिकेजाइड, ग्लिकेजाइड और ग्लिवेनक्लिमाइड। ये कैसे वर्क करती हैं ये हमारे बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करती हैं फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज मैनेज हो। एक तीसरा ग्रुप है थायोजोनिडियोन। इसमें पियोग्लिटाजोन आता है, ये भी इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करवाता है। चौथा ग्रुप है DPP4 इनहिबिटर, पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर। इसमें 3 मेडिसिन आती हैं, बिल्डाग्लिप्टन, लेग्नाग्लिप्टन, सेक्साग्लिप्टन। ये किस प्रकार से वर्क करती हैं दोस्तों, ये डिक्रीज, ये अपने बॉडी से इंक्रेटिन्स का सिक्रेशन करवाती हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन से नेचुरल निकलते हैं, पार्ट ऑफ डेडनम एंड जेजुनम। दो इंक्रेटिन्स निकलते हैं। जैसे कि हमने भोजन खाया, उसके बाद हमारा भोजन एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो हमारे इंटेस्टाइन से इंक्रेटिन्स निकलते हैं, जो हमारे पेंक्रियाज की बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन
एंड ग्लूकागन के सिक्रेशन को कम करते हैं। इस प्रकार से अपना ये DPP-4 इनहिबिटर है वर्क करते हैं। और एक और है GLP-1 एगोनिस्टिक, इसमें स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ इनका इंकिटिन्स का। इसमें 2 इंजेक्शन है, एक्जेनेटाइड इंजेक्शन और एराग्नेटाइड इंजेक्शन है। ये तो मैंने बहुत कम देखे हैं इंजेक्शन लगते हुए, ये वाले इंजेक्शन। और एक और ग्रुप है, लास्ट ग्रुप, SGL2 इनहिबिटर। इसमें ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, हमारी यूरिनरी सिस्टम यानी कि किडनी से ग्लूकोज का एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। इसमें 2 मेडिसिन हैं, डापाग्लिफाजोन, एम्फाग्लिफाजोन। ये उन पेशेंटों की दी जाती हैं जिनका वेट ज़्यादा हो रहा है और वेट रिडक्शन में यूज होती हैं। और इनका कॉम्प्लिकेशन है भी है, 4% केसेस में देखने को मिलता है। जैसे कि मेल है तो उसको बैलेनोपोस्टाइटिस देखने को मिलेगी, फीमेल है तो UTI देखने को मिलेगी। और यदि कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो इन मेडिसिन को बंद कर दिया जाए और दूसरी को प्रेस्क्राइब करें। जैसे कि दोस्तों हमने देखा है कि सभी ग्रुप की मेडिसिन हैं और कुछ इनमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जितने भी ग्लिप्टेंस हैं वो किडनी पेशेंट में चलते हैं। सल्फोनाइल यूरिया हैं जो जिनकी किडनी डैमेज हो रही है तो ग्लिप्टेंस एंड सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती हैं। और प्रेगनेंसी में ये सभी मेडिसिन बंद हो जाती हैं, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। अब हम बात करेंगे इंसुलिन थेरेपी की। हमारी 3 तरह का इंसुलिन आता है, एक शॉर्ट एक्टिंग, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग है उसको दिन में 3 बार लगाया जाएगा, सुबह, दोपहर और शाम। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है 50-50, वो 2 बार लगाया जाएगा, 12-12 घंटे वर्क करता है, सुबह एंड शाम। जो लॉन्ग एक्टिंग है वो दिन में 1 बार लगता है और 24 घंटे वर्क करता है। और भाई अब ऐसे कैसे समझे कि हम इंसुलिन कैसे लगाएं और कितना लगाएं और कब लगाएं। जैसे कि जब अपन मेडिसिन दे रहे हैं उसके बाद 2-3 कॉम्बिनेशन में मेडिसिन चल रही है, उसके बाद भी अपनी शुगर कंट्रोल मैनेज नहीं हो रही है तो अपन फिर उसको इंसुलिन थेरेपी देते हैं। जैसे कि लॉन्ग एक्टिंग है तो उसको इसमें लेंटस आता है और भी आते हैं। उसको कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे कि 0.6 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 6 केजी का कोई पर्सन है तो उसको अपन 6 यूनिट से स्टार्ट करते हैं। यदि उसकी ब्लड शुगर मैनेज होती है तो ठीक है, और नहीं हो रही है तो 2-2 यूनिट करके बढ़ाया भी जा सकता है। और यदि कम हो रही है 100 के नीचे जा रही है, एक्चुअली 100 के नीचे जा रही है तो उसको 2 यूनिट करके कम भी किया जा सकता है। ऐसा ही है 50-50। इसको अपन जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है इसको अपन 24 यूनिट से स्टार्ट करते हैं। इसमें 24 यूनिट में अपन सुबह देंगे उसको 16 यूनिट और शाम को देंगे 8 यूनिट। और इसी प्रकार से यदि किसी पर्सन की ब्लड शुगर इतने पे मैनेज हो रही है तो अपन यही चलने देंगे। यदि कम हो रही है 100 के नीचे जाती है तो उसको 2 यूनिट करके कम किया जा सकता है। मैनेज नहीं हो रही है, बढ़ी हुई रह रही है तो 2-2 यूनिट करके इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये पर डॉक्टर की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में क्या करा सकते हैं अपन, इसमें फास्टिंग शुगर करवा सकते हैं, पीपी करा सकते हैं, रैंडम शुगर करवा सकते हैं। और एक जांच और होती है HbA1c। जो फास्टिंग शुगर है अपनी वो नॉर्मल रहती है 80 से 100। यदि इसके बीच में है तो आपकी शुगर नॉर्मल है, इसके बियॉन्ड है तो आपको डायबिटीज़ है। और इसी प्रकार
पीपी है जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है 100 से 140, तो 140 के बियॉन्ड है तो उसको डायबिटीज है, हो सकती है। और जो रैंडम रहती है वो कोई भी टाइम ली जा सकती है। जैसे कि फास्टिंग है, तो फास्टिंग के लिए ये ज़रूरी है कि पर्सन 12 आवर्स से भोजन नहीं खाया हो। और पीपी के कब लेते हैं अपन, खाने के 2 घंटे बाद लेते हैं। और एक और जांच होती है HbA1c, ये हमारे ब्लड में 3 मंथ्स के ग्लूकोज लेवल को इंडिकेट करती है। जैसे कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उससे ग्लूकोज चिपक जाता है, तो ये इंडिकेट करता है इस प्रकार से। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलेगा। पहले तो आप ये समझ लो 3 पैथी, पहले रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी, ये 3 पैथी देखने को मिलेगी। रेटिनोपैथी में क्या होता है, ऐसे कि पर्सन को धुंधला दिखने लगता है, इस प्रकार से स्टार्टिंग होती है, ग्लाइकोमा हो जाता है। और जो नेफ्रोपैथी है उसमें पर्सन का यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये बढ़ने लगते हैं। और न्यूरोपैथी है उसमें पर्सन के लिए पेन होता है हैंड एंड फीट में, ये देखने को मिलेगा। और पर्सन के लिए ब्लर विजन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके डाइट एंड एक्सरसाइज के ऊपर। डाइट में अपन क्या लें क्या ना लें, कैसे क्या करें। तो अपन डाइट में जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं उसको अपन अवॉइड करें, और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं उनको अपन खाएं, प्रेफर करें, मतलब ये है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो अपनी ग्लूकोज लेवल को एकदम से बढ़ाएं, ऐसे फूड। इसमें अपन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में अपन क्या नहीं दें, जैसे मीठा, आलू, चावल, शक्कर, गुड़, शहद, मुरब्बा, ये नहीं खाना है। और फलों में है आम, केला, अंगूर, चीकू, ये अवॉइड करना है। और आप जूस नहीं ले सकते क्योंकि ये अपनी शुगर को तुरंत बढ़ाते हैं। और फिर खाने में क्या लेना है आपको खाने में आपके लिए हरी सब्जियां हैं, दूध, दही, पनीर, दालें हैं, ये खा सकते हो। और ड्राई फ्रूट्स को भी अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज। पर डे 30 मिनट्स आपको वॉक करना है। ये हो गया आपका यहाँ तक पूरा डाइट एंड एक्सरसाइज का। अब इसके बाद मेरा ओपिनियन है कि जो पर्सन डाइट, एक्सरसाइज इस तरीके से फॉलो कर रहा है, यदि उसका फॉलो कर रहा है तो जो प्री डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो डाइट एंड एक्सरसाइज से अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करके। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपनी पहले डाइट को फॉलो करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें परमानेंट। और उसके 3rd नंबर पे आता है मेडिसिन। जो मेडिसिन को रेगुलर लेनी है, जिस तरीके से उसकी डॉक्टर के हिसाब से चल रही है उस तरीके से रेगुलर लेनी है। और तभी अपनी ब्लड ग्लूकोज को अपन कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू भाइयों, मैंने ये वीडियो बहुत पढ़कर और अपनी प्रैक्टिस के अनुसार बनाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक करें, इसके लिए शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें। मैं आपका आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।